अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हिरा अंसारी और आज हम देख रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने HTML CSS वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट सीरीज़ का चौथा लेक्चर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक जो हमारे HTML टैग्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड जो टैग्स होते हैं। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको डिविजन्स के बॉक्सेस का बताया था कि कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं, और वो दिखने में वैसे जो है इनके ब्लैंक हैं और इनकी अपनी कोई अपीयरेंस नहीं होती बताते खुद। मगर ये डिस्क्रिप्टिव बॉक्स नेम्स होते हैं HTML5 के। उसके अलावा डिव बॉक्स होते हैं, डिविजन्स, इनको जो एक ही जैसे नाम होता है, जैसे कई मरतबा यूज़ करते हैं, उसके साथ आईडीज़ और क्लासेस डालकर उन्हें हम यूनिक बनाते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं। और ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। इस लेक्चर में हम जिस सेक्शन के अंदर कंटेंट बनाने जा रहे हैं, ज़्यादातर डालेंगे टेक्स्ट कंटेंट। उसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट डाल के जिसमें हम वर्डिंग लिखेंगे। तो एक हमारे पास होता है H1, ये HTML ये हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के। और ये जो होते हैं H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं, हेडिंग 1। और किसी भी पेज में एक मेन हेडिंग होती है, उस पेज का जो असल थीम बताती है, टॉपिक को डिफाइन करती है, लेवल 1। ऐसा टॉप हेडिंग भी कह सकते हैं, टॉप हेडिंग। और SEO वगैरह के लिहाज से भी इस हेडिंग को सिर्फ पेज में एक मरतबा होना चाहिए। और उसके बाद आप करते हैं कंट्रोल D करते हैं, सब हेडिंग ऑफ H1। ये हमारी है H2 हेडिंग, हेडिंग लेवल 2। ठीक है, हेडिंग 2। और इस तरह से हम इसको करते जाते हैं। ये हमारी H3 है। ऐसे तो कोई ऐसे ख़ास यानी होना यही चाहिए जो स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि जो H3 होती है वो H2 से कम इम्पोर्टेंस की होती है, और से H2 के बाद कहीं पे आना चाहिए। मगर इसके कोई हार्ड एंड फास्ट चेक नहीं हो रहा होता। आप चाहें तो इसे कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं, और आजकल लोग कोई सा भी हेडिंग उठा के कहीं पे भी डाल देते हैं। मगर H1 को फर्स्ट फोल्ड के अंदर आना चाहिए पेज के। एक अच्छा ये SEO स्टैंडर्ड है और गूगल वगैरह इन चीज़ों को नोट करता है। और एरर कोई नहीं आएगा अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे ये डायरेक्शंस। मगर ये है कि गूगल की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस वगैरह के हिसाब से आपकी साइट की रैंकिंग अच्छी होगी अगर आपने उसे अच्छे से फॉलो किया है। और ये मैंने 2 मरतबा डुप्लिकेट किया है। कंट्रोल D दबा के दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को, रोज़ बताती हूँ कि हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कंट्रोल D दबाने से हमारी लाइन कॉपी हो जाती है।
तो ये जो कंटेंट है ये आप देख रहे हैं कि हमने कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें H1 है, ये P है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसके दरमियान में किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोमिनेंट करना है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इससे आप स्ट्रॉन्ग टैग डाल सकते हैं, ये बोल्ड कर देगा चीज़ों को। इसका शॉर्टकट ये भी, शॉर्ट की स्ट्रॉन्ग के अलावा बी भी है, मैं स्ट्रॉन्ग ज़्यादा अहम होता ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, स्टैंडर्ड टैग है। तो आप बी ओपन बी क्लोज भी कर सकते हैं इसकी जगह शॉर्ट में, और स्ट्रॉन्ग ओपन स्ट्रॉन्ग क्लोज भी कर सकते हैं। इस तरीके से ई एम है, ई एम एम्फेसिस के लिए होता है, ये टैलिक कर देता है वर्डिंग को। आप ई एम की जगह आप आई भी यूज़ कर सकते हैं, आई ओपन आई क्लोज, ये टैलिक का शॉर्ट है। और ये दो किस्म के टैग हैं। और यहाँ पर ई एम नज़र, ये में हाँ से ये ई एम हुआ है, तो आप देख रहे हैं टैलिक हुआ है। और ये जो है ये बोल्ड है, जो आपने स्ट्रॉन्ग ओपन स्ट्रॉन्ग क्लोज के दरमियान देखा है, ये ए लिंक है, ये लिंक बना हुआ है, किसी पेज को भी आप लिंक कर सकते हैं यहाँ से। और ये एक टैग के अंदर होता है, इसके अंदर इसका HREF यानी इसका वो लिंक का पाथ बताना ज़रूरी होता है जहाँ पे इस लिंक को आप भेज रहे होते हैं। अगर आपने पेज के ऊपर ही रखना है, कोई JS को कनेक्ट करना है, कोई स्लाइड उसके ज़रिए के किसी सेक्शन को कनेक्ट करना है, या आपने वक्ती ऐसी फेक लिंक रख रहे हैं, तो आप इसको हेड साइन से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं लिंक देने के बजाय HREF के अंदर। अच्छा, उसके अलावा H2 है, ये H2 वगैरह मैं आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ ऊपर। और उसके बाद ये OL है, OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज के दरमियान में आप ये जो LI ओपन LI क्लोज देख रहे हैं, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम्स हैं। लिस्ट आइटम्स ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के एक जैसे ही कोडिंग होती है, उनके टैग्स होते हैं। ऊपर इनको या तो ऑर्डर्ड लिस्ट में डाला जाता है या अनऑर्डर्ड में डाला जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उनके लिस्ट आइटम्स नंबरिंग दिखाते हैं 1 2 3 4, और अनऑर्डर्ड जो होता है उसके जो होते हैं बुलेट साइंस होते हैं, वो स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, जो आप चाहें वो बुलेट साइन आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्कल में होता है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और ये ब्लॉक कोड जो होता है के किसी की वर्डिंग को आप कॉपी करके यहाँ डालते हैं, तो ब्लॉक कोड के दरमियान में डालते हैं। ब्लॉक कोड के अंदर उसका साइड टैग भी आप डाल सकते हैं। और ये प्री कोड है, प्री के अंदर यानी आप HTML कोड नहीं में दूसरे कोड शो कर सकते हैं। प्री ओपन प्री क्लोज के दरमियान कोड ओपन कोड क्लोज में ये हमारा CSS है सेट, और CSS इस तरह से लिखेंगे हम। अब इसको भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो CSS आप देखें कि जब कोड के दरमियान में लिखा है तो कोई एरर के बगैर ही इसने इस कोड को एज अ कोड उठा लिया है। और प्री और कोड को एक साथ लिखना पड़ता है, क्योंकि प्री करने से हम कहीं पर भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं अपने कोड को, और वो सही फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, और वो बाकी चीज़ों से डिफरेंट लगता है, और कोड की फॉर्मेट लुक दे रहा होता है थोड़ी सी। तो ये हमारे हो गए टेक्स्ट, और इसके बाद अब हम जाते हैं अपनी स्टाइल शीट की तरफ, क्योंकि इसमें अभी सिर्फ टेक्स्ट तो आ गया है। हमने जो कल डिविजन्स बनाए थे उनमें कोई कलरिंग, कोई बैकग्राउंड कलर्स नहीं आए। तो आज हम इसकी स्टाइल शीट कनेक्ट करते हैं। स्टाइल शीट कनेक्ट करने के लिए हम लोग अपनी index.html फाइल के अंदर ही हैं। ठीक है, इसके अंदर जब हम रहकर हम जब कंट्रोल N करेंगे तो ये इसी के पेरेंट फोल्डर के अंदर, ये आप देख रहे हैं माउस लेके जाऊंगी तो पेरेंट फोल्डर क्या है इसका, WP Frames के अंदर हेरा न्यूज़ 2 का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरी ये index.html की फ़ाइल है। तो जब मैं कंट्रोल N करूँगी तो इसी फ़ोल्डर के अंदर ये एक फ़ाइल बनाएगा। मैं अभी सेव नहीं की उस फ़ोल्डर में, मैं जब मैं सेव करूँगी तो वो उस फ़ोल्डर का ही ऑप्शन देगा सबसे पहले। तो मैं फ़ाइल बनाती हूँ, इसमें टैग डाल देती हूँ, बॉडी को हम पहले डिफ़ाइन कर देंगे। तो पहले मैं सेव करती हूँ ताकि आपको पता चले कि कलरिंग का फ़र्क आ जाता है, हमें सिंटेक्स वगैरह समझने में मदद मिलती है अगर हमने सही फॉर्मेट में पहले से सेव करके रखा हो इसे। तो ये रेड तो इसलिए कि हमने इसके ऊपर माउस है अभी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा फॉर्मेट है, और ये ब्लैक में टेक्स्ट इधर लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं कलर दे देती हूँ, फॉन्ट कलर के लिए कलर देते हैं, और इसको मैं -666 कर देती हूँ। मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर लिया है हेक्सा और RGB कलर्स का डिफरेंस, और हेक्सा कलर्स कैसे बनाते हैं हेक्स कलर्स। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं ये कलर्स कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे हेक्स कलर्स यूज़ करने की आदत है। तो आप लोग देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये ग्रे का एक लाइट ग्रे का शेड है, लाइट और मिड के दरमियान समझ लें, लाइट और डार्क के दरमियान का शेड है, जो वाइट कलर के बैकग्राउंड पे टेक्स्ट को यानी लाइट कलर का टेक्स्ट होगा ब्लैकिश में,
यानी डार्क ग्रे होगा मगर बुरा नहीं लगेगा, ना ज़्यादा डार्क लगेगा ना ज़्यादा लाइट लगेगा। तो इसको मैंने सेव का बटन दबाया है, ठीक है, कंट्रोल एस किया है। अब इसमें देखेंगे इसी थीम के फ़ोल्डर के अंदर जिसमें index.html की फ़ाइल है उसी के अंदर उसने इसका मांगा है कि आपने सेव करना है इधर। हम इसका नाम रखेंगे स्टाइल और डॉट सी एस एस यहाँ भी लिख सकते हैं। वहाँ कभी-कभी वो डॉट सी एस एस सही तरह उठाता नहीं है तो आप इसे टैब का बटन दबाएँगे, सेव एज़ टाइप के ऊपर माउस आ गया। आपने केस्केडिंग स्टाइल शीट चूज़ करनी है, ये CSS का शॉर्टकट ये यानी फुल नेम है। सेव करते के साथ देखिएगा फॉर्मेट चेंज हो गया, ये ब्लू कलर का टैग का कलर ब्लू हो गया, उसके ब्रैकेट्स ब्लैक होते हैं, बीच में जो डिफाइंड है, जो रजिस्टर्ड नेम है एट्रीब्यूट्स का, क्वालिटीज़ का, वो इस तरह से ग्रे नज़र आएगा। और अगर आप और जो टेक्स्ट होगा वो ब्लैक में होगा वैल्यूज़। और अगर आप कोई नाम में गलती कर देते हैं, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, यूँ डालेंगे तो ये नहीं पहचान रहा है, इसने सिर्फ टेक्स्ट की तरह ब्लैक कर दिया है, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो ये आपको सिंटैक्स समझने में, वैलिडेशन में मदद देते हैं फाइल फॉर्मेट। और ये नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन या जो भी होते हैं इस तरह के स्पेशलाइज्ड एडिटर्स होते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स, तो उनको यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, ये हमने बॉडी टैग है, इसको हमने कलर दिया है। बॉडी के अंदर ये हम पूरे वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है उसे सेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा है ये पीछे की तरफ ये नोकीला टेक्स्ट है और ये सेरिफ फैमिली कहलाता है और ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टाइप होता है। तो इसको चेंज करते हैं, ज़्यादातर लोग बगैर नोक का टेक्स्ट रखते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो एरियल चलता है। फॉन्ट फैमिली और इसके बाद हम लिखेंगे इसे जो मैं टेक्स्ट डालने जा रही हूँ वो है मोंटसीरत और ये अभी कनेक्टेड नहीं है, ये लिंक नहीं करेगा अभी। तो जब अगर मैं कोई ऐसा टेक्स्ट डालूँगी जो कनेक्टेड नहीं है, जो मेरे पास लिंक नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट हमें अवेलेबल नहीं है, तो उसको उठाने के बजाय अगर वो नहीं मिलेगा तो वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट को शो करेगा। देखिए टेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, वैसे फ़र्क नहीं आया इसलिए भी क्योंकि हमने अभी स्टाइल शीट कनेक्ट नहीं की। मैं कनेक्ट कर देती हूँ। तो हमारी स्टाइल शीट और इंडेक्स को हमने आमने-सामने रखना है। हमने स्टाइल शीट के टैब के ऊपर माउस लेके जाना है, गौर से देखें आप लोग। स्टाइल शीट के टैब के ऊपर माउस लेकर गए, राइट क्लिक किया और इसको हमने मूव टू अदर व्यू किया, ये बराबर कर दे, ठीक है। ये नोटपैड वगैरह में जो स्पेशलाइज्ड जो नोटपैड्स वगैरह होते हैं एडिटर्स, उन्हीं में ये चीज़ पॉसिबल होती है, सिंपल नोटपैड में ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा, फ़ॉन्ट अगर आपको देखिए ये वाला बड़ा है, यहाँ पे बड़ा फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, यहाँ छोटा नज़र आ रहा है। आप हर विंडो को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करके अंदर ज़ूम का बटन है ये, इसे दबाएंगे तो फ़ॉन्ट यहाँ का भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने इसके अंदर जो बॉडी टेक्स्ट में हमने कलर दे दिया, फ़ॉन्ट फैमिली दे दिया। अब हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे, इसको हम बॉडी कलर भी दे देते हैं तो आपको बैकग्राउंड कलर, ताकि आपको पता चले अगर कनेक्ट हो गया है तो वादा पता चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसे थोड़ा सा ग्रेइश कर देते हैं, सॉरी ग्रेइश कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं E5, लाइट सा सिल्वरिश सा ग्रे हो जाता है। और जब ये हो जाएगा तो आपको यहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा, फ़ॉन्ट का कलर भी लाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड का कलर भी ग्रेइश में आ जाएगा वाइट से। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका ये होता है स्टाइल शीट को HTML फाइल के साथ कि आपने हेड के अंदर टाइटल के बाद आपने जाना है और एक सिंगल टैग होता है, वो होता है लिंक टैग, लिंक ओपन लिंक क्लोज, अंदर ही होता है इसका। लिंक क्लोज जो होता है वो एंड में इसका स्लैश लगा होता है, ये क्लोज हो गया। इसके दरमियान में ये खाली लिंक टैग कुछ भी नहीं करेगा, इसके अंदर आपने href डिफाइन करना है इसका। ये फाइल पाथ बताएगा कि कौन सी फाइल कनेक्ट करनी है और फाइल की रिलेवेंसी क्या है। ये दो एट्रीब्यूट्स बहुत मस्ट हैं, ठीक है। रेल, अगर आप रिलेवेंसी नहीं देंगे ना तो ये काम नहीं करेगा। फाइल जब तक उसे पता नहीं चलेगा कौन सी फाइल किस किस्म की फ़ाइल कनेक्ट हो रही है, ये काम नहीं करेगा। तो आपने href जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो भी होता है, उसका पाथ होता है, रेफरेंस पाथ होता है, रेफरेंस लिंक, ये यहाँ डालना है एग्जैक्टली। और उसके लिए हमने फाइल को style.css करके बिल्कुल बराबर में ही हमने डाला है, ठीक है। हेरा न्यूज़ 2 में हमने बिल्कुल बराबर में फाइल डाली है, किसी फोल्डर में नहीं डाली। तो हम सिंपली इसको style.css कर देंगे, ठीक है, style.css। और अगर हमने इसको किसी फोल्डर में डाला होता है, मैं इसको सेव करके फोल्डर में डाल देती हूँ।
यहाँ पे हेरा न्यूज़ 2 है, इसके अंदर हमने न्यू फ़ोल्डर बनाया। इसमें हमें इंडेक्स की फ़ाइल अभी इसलिए नज़र नहीं आई क्योंकि केस ग्रेडिंग स्टाइल शीट है और ये दूसरी फाइल्स नहीं शो कर रहा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करूँ, ठीक है, अब ये फाइल दूसरी जगह चलेगी, वो एक कॉपी पड़ी है इंडेक्स में मगर ये अब दूसरी फाइल है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये अब मैंने आपको दिखाया कि मैंने CSS के फ़ोल्डर के अंदर करके डाली है। तो अब क्या होगा कि ये जो है कनेक्ट करने के लिए हम इसे CSS का फ़ोल्डर डिफ़ाइन करेंगे कि इस इंडेक्स फाइल के बराबर में इसी फ़ोल्डर के अंदर, जिस फ़ोल्डर में इंडेक्स फाइल है उसके बराबर में एक CSS का फ़ोल्डर है और उसके अंदर एक style.css की फ़ाइल है। इसको कनेक्ट करेंगे और देखिएगा कि ये काम करती है नहीं करती। ये अभी नहीं काम करी, जैसे मैंने आपको बताया है कि रिलेवेंसी जब तक हम मेंशन नहीं करेंगे, डिफ़ाइन नहीं करेंगे, स्टाइल शीट कनेक्ट नहीं होगी। रिलेवेंसी क्या है इसकी कि किस चीज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आइकन्स की कोई फाइल्स होती हैं उसे भी लिंक टैग में कनेक्ट करते हैं, जो फेविकॉन्स होते हैं। तो स्टाइल शीट्स को भी हम लिंक से कनेक्ट करते हैं और भी कुछ होती हैं चीज़ें, फ़ॉन्ट फाइल्स होती हैं गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह की, तो उसको भी लिंक टैग से हम कनेक्ट करते हैं। तो रिलेवेंसी इसलिए बताना ज़रूरी है। अब हम यहाँ रिलेवेंसी में लिखेंगे स्टाइल शीट। स्टाइल शीट लिखने के साथ ही इंशाल्लाह ये हमारा काम करने लगेगा टेक्स्ट। और ये देखिए ग्रेश हो गया है और टेक्स्ट भी लाइट हो गया है और स्क्रीन के अंदर भी कलर आ गया है, ठीक है। जो हमारे पास आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना स्क्रीन का, वो इतना लाइट नहीं चल रहा, इतना डार्क यानी ग्रे नहीं चल रहा, बहुत लाइट ग्रे होता है। वो होता है F7 यानी बिल्कुल वाइटिश ग्रे होता है वो, और वो यानी बिल्कुल कुत्ता सफ़ेद नहीं रहता, वाइट नहीं रहता, बिल्कुल शार्प वाइट नहीं रहता वो। तो ये देखेंगे हमारा हल्का सा ग्रेश है, ये शार्प वाइट नहीं है। तो ये हमने कलर को चेंज कर दिया बैकग्राउंड के और ये हमारे पास रहेगा। और बॉडी के बजाय मैं इसके रैपर को वो कलर दे दूँगी, जैसे जैसे चीज़ें बनाना शुरू करूँगी, ठीक है। तो अभी हमने बॉडी को हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि बॉडी का जो टेक्स्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो 666 होगा, मोंसेरत होगा। मोंसेरत जो है वो एक सेरिफ टेक्स्ट है जिसकी नोकें नहीं होती हैं, बहुत खूबसूरत सा होता है, मगर ये डिफरेंट है। ये देखेंगे वही नोकों वाला टेक्स्ट है, ये सेरिफ है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ऐसे में जब तक मैं अपनी फ़ाइल को लिंक नहीं करूँगी फ़ॉन्ट फ़ाइल को, वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखाता रहेगा। और अगर फ़ॉन्ट फ़ाइल को मैंने लिंक किया हुआ भी है और किसी वजह से वो किसी के डिवाइस पे नहीं शो हो पा रहा, तो फिर क्या करेगा, अगर कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई और प्रायोरिटी नहीं होगी, इसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होगा हमारे वेबसाइट के पास कोडिंग के अंदर, तो वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल दिखाता रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम कई ऑप्शंस दे सकते हैं। हमने दूसरा ऑप्शन देना है मोंसेरत के अलावा भी, वो भी मेरे पास एक अच्छा टेक्स्ट है जो मैं लिंक करूँगी, वो है हमारे पास रेलवे। फिर दूसरा है वो भी मैंने लिंक करूँगी तो चलेगा, रोबोटो। उसके बाद एक मैं डालूँगी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है जो किसी भी ब्राउज़र में और वेबसाइट में, कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है, वो एरियल है, कि अगर ये तीनों ना हो तो एरियल दिखा दो। इससे होगा कि मैं इस नोकों वाले फ़ॉन्ट से बच जाऊँगी। अगर एरियल भी किसी के पास ना हो तो एरियल के बजाय मैं ये भी ले सकती हूँ, वो एरियल ही दिखाएगा। वैसे मैं इसे सैंस सेरिफ लिख सकती हूँ। सैंस सेरिफ में ये होता है कि ये जो सारे बगैर नोकों के फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर सैंस सेरिफ फैमिली कहलाती है, ठीक है। सेरिफ वो होते हैं जो नोक वाले होते हैं, जिनकी किनारियाँ बनी होती हैं, और जो सैंस सेरिफ होते हैं वो बगैर किनारियों, बगैर नोकों वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो क्या होगा कि वो पहले ब्राउज़र देखेगा कि मोंसेरत कनेक्टेड है, अगर नहीं कनेक्टेड तो वो रेलवे को ट्राई करेगा, रेलवे फ़ॉन्ट नहीं कनेक्टेड तो वो रोबोटो को ट्राई करेगा। रोबोटो कनेक्ट नहीं है तो फिर मैंने कहा है कि फिर सैंस सेरिफ फैमिली का कोई सा भी फ़ॉन्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर लो। सैंस सेरिफ में एरियल ही होता है जो सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद फिर वर्डाना, एथिका, ये इनके पास मौजूद होते हैं। तो मगर ये एरियल मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एरियल ही दिखाएगा क्योंकि मैंने बाकी कनेक्ट नहीं किया हुआ कुछ भी। अब देखिए इसने नोकों वाला फ़ॉन्ट हट गया है। इस समय ये फ़ायदा होता है सैंस सेरिफ एंड में लिखने से कि अगर कोई भी हमारा दिया हुआ फ़ॉन्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा फाइल्स, तो आप सैंस सेरिफ का कोई फ़ॉन्ट दिखा दें और वो एरियल को ही नॉर्मली कनेक्ट करेगा।